हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम अगेन लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 के क्वेश्चन पेपर का। और इस पेपर से सामान्य अध्ययन से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के ऊपर इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है और सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था उनके विषय में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 ऑप्शंस आर गिवन: एम.एन. रॉय, बी.आर. अम्बेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि 1922 में महात्मा गांधी ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा था कि जो भारतीय संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। और इसी तरह से 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। लेकिन फ्रेंड्स, एम.एन. रॉय की यदि मैं बात करूं तो इन्होंने स्पष्ट रूप से संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया था। तो इस तरह से जो इसका सुटेबल और राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा हमारा सही सुमेलित नहीं है यानी कि करेक्ट नहीं है वो हमें बताना है। जैसा कि फ्रेंड्स इसमें दिया है, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था। तो वो हुआ था 1946 टू 48, दैट इज करेक्ट, ये सही है। नेक्स्ट, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो हुआ था ये हुआ था फ्रेंड्स 1949 से 54 तक हुआ था, जबकि इसमें दिया है 1950 से 52, जो कि करेक्ट नहीं है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध की बात करें तो 1958 टू 63 बिल्कुल सही है। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, ये भी सही है। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध है वो हुआ था आपका 1949 से 54 तक। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लीलावती के लेखक थे, तो लीलावती के लेखक कौन थे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, लीलावती की जो रचना हुई थी वो प्रसिद्ध गणितज्ञ खगोल शास्त्री भास्कराचार्य के द्वारा की गई थी। और ये गणित के विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और फ्रेंड्स, संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में ये ग्रंथ श्लोकबद्ध है। तो लीलावती भास्कराचार्य द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो उस रचित ग्रंथ का जो सिद्धांत शिरोमणि का ही ये एक भाग है। तो ये भी हमें याद रखना है, कभी कभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी किसने बनाया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि लोक सेवा आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का जो उत्तर है वो शिशुनाग माना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के बाकी ऑप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो राइट आंसर जो आयोग के द्वारा दिया गया था वो दिया गया था ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, यानी कि एका आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था या किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर हमें बताना है। तो इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एका आंदोलन था वो 1921-22, यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ, 1921-22 में उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि जिलों में किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इस आंदोलन का जो मेन पर्पज था, मुख्य जो मुद्दा था वो था निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूला जाना था। तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था पिछड़ी जाति के मदारी पाशी के द्वारा किया गया था। तो ये भी हमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा
ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा ऐसा शक्ति केंद्र है, आणविक शक्ति केंद्र है जो सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जैतापुर है, जैतापुर ये आपका महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। दूसरा है मीठी विरडी, तो जो मीठी विरडी है ये गुजरात में, ये भी बिल्कुल सही है। एंड थर्ड इज हरितपुर, जो कि इसमें दिया गया है हरियाणा का, जबकि हरितपुर है वेस्ट बंगाल में। कहाँ है फ्रेंड्स? वेस्ट बंगाल में। तो इसलिए ये ऑप्शन इसका मैच नहीं कर रहा है। और जबकि जो डी दिया है कोडा, ये है आंध्र प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखें निम्नलिखित में कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है। तो कौन सा ऐसा द्वीप है जो लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे इसके ऑप्शंस में आइल ऑफ मैन, सेंट मार्टिन द्वीप, नॉरफॉक द्वीप या फिर पराशल द्वीप दिए गए हैं। तो आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। जो भी फ्रेंड्स आपको सूटेबल आंसर लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप यदि आंसर लिखते हैं तो उससे आपको आपकी खुद तैयारी का जजमेंट होगा कि आप कितने आंसर का जवाब सही दे रहे हैं। तो इसमें जो राइट आंसर बनने वाला है वो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, सेंट मार्टिन द्वीप। सेंट मार्टिन द्वीप ये फ्रेंड्स 1493 ईस्वी में कोलंबस ने यहाँ यात्रा की थी और इसका जो नाम है वो सेंट मार्टिन टूर्स के सम्मान में रखा गया था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सेंट मार्टिन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी घाटी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। तो कौन सी वो घाटी है जो भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। तो फ्रेंड्स ये है, आप देखेंगे ऑप्शंस में ताप्ती, कृष्णा, महानदी, गोदावरी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती। जो ताप्ती है वो फ्रेंड्स भारत की महत्वपूर्ण नदी है और ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। तो ये हमें याद रखना है। और ये जो नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर भी प्रवाहित होती है। इसी प्रकार से नर्मदा भी एक जो प्रादीपीय नदी है जो कि भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी से बहती है। तो ये हमें याद रखना है ताप्ती के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। तो मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी जो अवधारणा है वो यूएसए के संविधान से ली गई थी। किसके संविधान से ली गई थी? यूएसए के संविधान से ली गई है। और भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत, जो भाग 3 के अंतर्गत है, तो जो मौलिक अधिकार हैं वो आते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में आते हैं। और फ्रेंड्स इसी प्रकार जो न्यायिक पुनर्विलोकन है या न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है और उपबंध है, वे सभी भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये हमें याद रखना है। तो फ्रेंड्स हमें याद रखना है कि मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है वो यूएसए के संविधान से ली गई है। फ्रेंड्स इस तरह से एक क्वेश्चन फंडामेंटल से पक्का पूछा जाता है, फंडामेंटल राइट्स से पक्का पूछा जाता है। तो इसलिए आप फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के विषय में डिटेल में पढ़ करके जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो किसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप देखेंगे कि जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 54, आर्टिकल नंबर 54, तो इसके जो अनुसार है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है वो उसमें क्या होते हैं, उसमें संसद के दोनों सदनों के, यानी कि दोनों सदनों में क्या क्या आते हैं आपके, राज्यसभा आती है, लोकसभा आती है और उसके निर्वाचित सदस्य हो गए, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और फ्रेंड्स एक और इसमें खास बात है कि इस निर्वाचन मंडल में जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाएं भी शामिल की गई हैं, जो कि आपकी यूटीज हैं। तो ये भी हमें याद रखना है। तो इस तरह से राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछा जाता है।
तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा, यहाँ पर देखेंगे कि अनुच्छेद दिए गए हैं 32, 40, 48 और 51। तो इनमें जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अनुच्छेद 40। तो संविधान का जो अनुच्छेद 40 है, इसमें राज्य की ग्राम पंचायत के गठन का यानी कि प्रयास करेगा। राज्य जो है वो अपनी ग्राम पंचायत के गठन का प्रयास करेगा और उनको ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? पारिस्थितिक विज्ञान, आनुवंशिकी, जननांकी या फिर वायरस विज्ञान। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डेमोग्राफी होती है, डेमोग्राफी जिसको हम जननांकिकी बोलते हैं, इसके अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदाय के समस्त निर्धारक तत्व और उनके रिजल्ट की स्टडी की जाती है। और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स यदि मैं बताना चाहूँ कि जनसंख्या का आकार, क्षेत्रीय वितरण, बनावट और उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन या उसमें होने वाले मतलब परिवर्तन और उसके लिए जो कारण है, जैसा कि आपके जन्म दर है, मृत्यु दर है, क्षेत्रीय संचरण है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जननांकिकी या फिर इसको बोलते हैं डेमोग्राफी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट, जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं, को भारत को किस स्थान पर रखा गया है? यानी कि ये जो रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान देना है कि ये रिपोर्ट पूछी गई है 31 अक्टूबर 2017 की, क्योंकि ये पेपर उसी दौरान हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि अभी होने वाले पेपर में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, तो वो आपको याद रख के जाना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 31 अक्टूबर 2017 को जो कारोबार सुगमता रिपोर्ट यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भारत की पोजीशन थी वो पोजीशन थी 100वीं पोजीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। और यदि लेटेस्ट की मैं बात करता हूँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 की बात यदि मैं करता हूँ, तो इंडिया की जो पोजीशन है वो है 63 नंबर की। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 2017 के अनुसार है और 20 के अनुसार 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में किसे 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है? काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान का जो अनुच्छेद है 280, जो संविधान का अनुच्छेद 280(1), तो इसके जो तहत है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति से 15वें वित्त आयोग के गठन की घोषणा की गई थी। तो ये वित्त आयोग यानी कि जो 15वां वित्त आयोग है उसका जो अध्यक्ष किसे चुना गया है? वो चुना गया है एन.के. सिंह। किसको चुना गया है फ्रेंड्स? एन.के. सिंह को चुना गया है। और फ्रेंड्स जो एन.के. सिंह है वो भारत सरकार के पूर्व सचिव व राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एन.के. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन उद्दीपक फसल है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उद्दीपक फसलें होती हैं उनके अंतर्गत आपकी आती है जैसे कि तंबाकू की खेती, अफीम की खेती, पोस्ता, चाय, कॉफ़ी या फिर भांग, सुपारी या फिर धतूरा आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन उद्दीपक फसल है? तो उद्दीपक फसलों में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि क्या क्या आते हैं, अफीम आता है, पोस्ता आता है, तंबाकू आता है, कॉफ़ी, चाय, भांग, सुपारी या फिर धतूरा आता है। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैंने बोला है उसमें से कौन सा आया है? वो आया है चाय। तो उद्दीपक फसल क्या है? चाय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और जबकि गेहूं क्या है? रबी की फसल के अंतर्गत आता है और मक्का और जो अरहर आती है ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध केंद्रीय संस्थान स्थित है? कहाँ पर स्थित किया गया है बकरियों पर शोध संस्थान? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और बी क्या है? मखदूम, मथुरा में ये अनुसंधान केंद्र यानी कि स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 17, किसान दिवस मनाया जाता है। तो किसान दिवस कब मनाया जाता है?
तो फ्रेंड्स किसान दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस के अवसर पर इसे 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, नेक्स्ट है भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। तो कहाँ पर की गई थी प्रथम कृषि के विज्ञान केंद्र की? तो ये की गई थी फ्रेंड्स 1974 में, 1974 में की गई थी और ये की गई थी पुदुचेरी यानी कि पौंडीचेरी के में स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हुआ फ्रेंड्स वो हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी महिला भारतीय हॉकी टीम की कप्तान थी और जब टीम ने नवंबर 2017 में एशियाई कप जीता था? तो ये 2017 के विषय में पूछा गया है। अभी लेटेस्ट जो गेम्स हुए हैं ओलंपिक, उसके विषय में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि नवंबर 2017 के मध्य हॉकी एशिया का जो महिला कप हुआ था, यानी कि उसका 9वां संस्करण जो हुआ था, वो काकामिगाहारा गिफू एक जापान का शहर है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और फ्रेंड्स उसमें जो कप्तान थी हॉकी टीम की, महिला हॉकी टीम की, वो थी रानी रामपाल। कौन सी फ्रेंड्स? रानी रामपाल। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण में किए गए निर्भय प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये भी फ्रेंड्स 2017 से रिलेटेड जो करंट पूछी गई थी उस दौरान की, तो उसमें पूछा गया था कि 2017 में जो सफल उड़ान परीक्षण हुआ निर्भय, तो उससे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पर पहला दिया है 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता तक नाभिक के मुख्यात को पहुंचा सकता है और यह जमीनी आक्रमण वाला क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। यह पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र का प्रभावी प्रत्युत्तर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कौन सा ऑप्शन यानी कि हमारे करेक्ट हैं। तो एक और दिया है चौथा ऑप्शन कि यह एक पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है। तो यहाँ पर जो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर इसके विषय में बी क्यों हुआ? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि निर्भय, और इसका 5वां परीक्षण किया गया था। और फ्रेंड्स ये सतह से सतह पर मार करने वाले तथा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम एक प्रक्षेपास्त्र है। और फ्रेंड्स इसकी जो मारक क्षमता है वो है 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। और इसके विषय में मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहूँगा कि ये जो मिसाइल है वो पाकिस्तान की जो बाबर मिसाइल है उससे भी कहीं ज़्यादा ताकतवर है। तो और एक और इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है कि ये पाकिस्तान के लगभग सभी शहरों को निशाना बना सकती है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हम इससे याद रखेंगे तो हमारे जो स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे वो होंगे पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि 1000 मारक क्षमता जो कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद ये आपका जमीनी आक्रमण वाला क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। और तीसरा मैंने बताया कि पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र से भी अधिक ताकतवर है। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन 21, हाल में समाचारों में चर्चित ओखी क्या है? तो ओखी यानी कि उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, यानी कि 2017 का। तो उस समय की में जो ओखी जो वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ था? तो फ्रेंड्स वो हुआ था अरब सागर में उठने वाले तूफान से, क्योंकि अरब सागर में उस समय एक तूफान आया था जिसका नाम था ओखी, और जो कि कब आया था? यानी कि 30 नवंबर 2017 को आया था। और इससे केरल, तमिलनाडु व लक्षद्वीप में काफ़ी यानी कि नुकसान हुआ था व्यापक रूप से, यानी कि तबाही मचाई थी इस तूफान ने वहाँ पर। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, चक्रवाती तूफान जो कि नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। और उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इस वीडियो को आप सभी फ्रेंड्स के पास में व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्रदेश में नवंबर 2017 में चुनाव संपन्न हुए थे, तो कितने निकाय थे? वो पूछा गया है 2017 के अनुसार।
तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में जो कुल शहरी स्थानीय निकाय थे तो वो थे आपके 652, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। और यदि मैं वर्तमान यानी कि प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो वर्तमान में 457 तो हैं फ्रेंड्स नगर पंचायत, 199 है नगर पालिका परिषद और 17 है नगर निगम। उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं, तो ये भी हमें याद रखना है, कभी कभी इनके विषय में भी वर्तमान के विषय में भी पूछ लिया जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम है। तो फ्रेंड्स ये जो निधन हुआ था वो 2017 में हुआ था। तो ये जो वैज्ञानिक थे वो थे फ्रेंड्स आपके प्रोफेसर यानी कि यू आर राव। इनका पूरा नाम है उडुपी रामचंद्र राव, उडुपी वन रामचंद्र राव। और इनके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इनका निधन हुआ था वो हुआ था 24 जुलाई 2017 को। और कहाँ पर हुआ था? बंगलुरु में इनका निधन हुआ था। और फ्रेंड्स ये भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को इन्होंने ही डिजाइन किया था। और जो लॉन्च किया गया था वो लॉन्च कब किया था? वो किया था 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया था। और फ्रेंड्स इन्हें पद्म विभूषण से और पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों से इन्हें सम्मानित किया गया था। और अमेरिका के सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम में भी इनका नाम शामिल है। तो इतनी जानकारी हमें इनसे याद रखनी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष का संबंध पूछा गया है। तो ये है आपका जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स, इसमें बनेगा बच्चों के टीकाकरण से। तो ये जो स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, ये स्टार्ट हुआ था 25 दिसंबर 2014 को। कभी कभी इसकी डेट भी पूछ ली जाती है। तो 25 दिसंबर 2014 को ये स्टार्ट किया गया था ये मिशन। और ये किसके द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। 2020 तक सभी बच्चों का टीकाकरण करना इसका लक्ष्य था। और फ्रेंड्स इसमें क्या क्या किस प्रकार के टीके सम्मिलित थे वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें था जैसा कि काली खांसी का, हिपेटाइटिस बी का, खसरे का, पोलियो का, टीबी का, टिटनेस का, डिप्थीरिया का, ये सभी टीके इसमें शामिल थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार होगा। तो ये दोनों जो लेंस ये एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं दोनों लेंस, तो इसमें यानी कि इसका जो युग्म बनेगा, इसका जो पेयर बनेगा, तो वो किस प्रकार का बिहेव करेगा वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बिहेव करेगा फ्रेंड्स, ये बिहेव करेगा आपका कांच की समतल चादर की भांति। तो जब भी आप अभिसारी या अपसारी लेंस, या आप ये समझ लीजिए कि जैसा कि इसमें दिया गया है कि उत्तल और अवतल को एक दूसरे लेंस को सटा करके हम रखते हैं, तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि अभिसारी जो लेंस होता है उसकी जो फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, जबकि अपसारी लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, जिससे दोनों लेंसों का जो पेयर बनता है, जो उसका रिजल्टेंट आता है वो शून्य हो जाता है। तो इसलिए ये जो युग्म होता है, ये जो पेयर होता है, वो एक समतल प्लेट की तरह कार्य करता है। ये हमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांच की समतल चादर की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यौगिक दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण दिया गया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है होगा फ्रेंड्स, ये आप देखेंगे कि इसमें जो एड्रेनेलिन दिया गया है वो एक हार्मोन की कैटेगरी है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा आप देखेंगे थायमीन विटामिन बी दिया गया है, दिया गया है। और जो कैरेटिन है वो प्रोटीन से संबंधित है। थायमीन विटामिन है, कैरेटिन प्रोटीन है, एडेनिन हार्मोन है, सैक्रीन क्या है? सैक्रीन कार्बोहाइड्रेट में फ्रेंड्स जो कृत्रिम जो मिठास होता है उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये ही इसका क्या है? सही नहीं है।
तो सैकरीन किसके लिए होता है? कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त किया जाता है सैकरीन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है। इनमें सबसे बड़ी विषम संख्या है, तो इसमें सबसे बड़ी विषम संख्या है। तो फ्रेंड्स इसमें हमें बताना है 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना दिया है फ्रेंड्स, ये दिया है 51। तो औसत का मतलब होता है मध्य के पद से। किससे मतलब होता है? मध्य के पद से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 13 संख्याएं हैं, तो 13 संख्याओं में मध्य पद क्या होगा फ्रेंड्स? 6 और यहाँ पर 1, तो 6 यानी कि 12 और 1, यानी कि ये जो बीच का पद होता है ये पद कौन सा होएगा फ्रेंड्स? ये 7 नंबर का आएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर 6 नंबर आएगी, यहाँ से लेकर 6 नंबर आएगी, तो 6 के बाद जो मध्य पद आएगा वो आएगा आपका 7। तो 7 मध्य पद आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो जो 7वीं संख्या होगी तो वो होगी फ्रेंड्स आपकी 51, फिर उसके बाद में 8वीं होगी 53, फिर 55, क्योंकि क्या विषम संख्या पूछी गई है, फिर 59 होगी, 59 यानी कि 57 होगी, इससे पहले 57 होगी, फिर 59 होगी, फिर 61 और फिर 63। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है? वो आ रही है आपकी 63, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ये मध्य वाले पद से भी हम इजी वे में निकाल सकते हैं, ये सबसे आसान होता है निकालना, तो इसलिए इसका राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1.8 मीटर लंबाई के एक ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन पर 45 सेंटीमीटर की परछाई बनाती है, यानी कि ये जो है फ्रेंड्स आप देखेंगे ये है 1.8 और इसकी परछाई बनती है कितनी? 45 सेंटीमीटर की। और उसी समय 8 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है, एक इसमें ही 8 मीटर ऊंचा स्तंभ है, 8 मीटर, सॉरी 6 मीटर ऊंचा स्तंभ है, और 6 मीटर स्तंभ है, तो इसकी परछाई कितनी होगी वो हमें बतानी है। तो ये मान लिया इतनी होगी, तो ये होगी इतनी। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर इसका मैं एक शॉर्टकट वे में बताना चाहूँगा। इसको निकालने का जो तरीका है वो है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इसकी जो यूनिट्स होते हैं वो एक समान कर लेते हैं। यदि सेंटीमीटर में बदलना है तो सभी को सेंटीमीटर में बदलते हैं, यदि मीटर में बदलना है तो सभी को मीटर में बदलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको सेंटीमीटर में बदल लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इसके कट होती है कि सबसे पहले जो छड़ की जो लंबाई होती है, छड़ की जो लेंथ है उसके अपोन छड़ की लेंथ अपोन छड़ की परछाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं फ्रेंड्स? छड़ की परछाई लिखते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर स्तंभ की लंबाई लिख लेंगे, स्तंभ की लेंथ लिख लेंगे, स्तंभ की क्या लिखेंगे? लेंथ अपोन यहाँ पर स्तंभ की क्या हो जाएगी? परछाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? यहाँ पर परछाई। तो इस तरह से इनके रिलेशन से हम इसका आंसर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 180 मीटर का होगा 180 सेंटीमीटर, यहाँ पर इसका होगा 45 सेंटीमीटर इसकी जो परछाई है। इसी तरह से स्तंभ की जो लंबाई है वो दी गई है कितनी? 6 मीटर का मतलब 600 सेंटीमीटर, अपॉन इसको मान लेते हैं x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी आपकी? 600 इंटू 45 अपॉन 180। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें आपका निकल के 150 सेंटीमीटर, और इसको बदल लीजिए मीटर में, 100 से कर देंगे डिवाइड, तो ये आएगा 1.50 मीटर। 1.50 मीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4a²। ए क्या है? ए यहाँ पर भुजा है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ए की वैल्यू इसमें पुटअप कर देते हैं। तो 8 का स्क्वायर होगा 64, 4 से इसको काटेंगे तो कटेगा कितना? 16 टाइम, तो 16√3 इसका हो जाएगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अभी फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं एकदम लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी तक बताए हैं वो सभी आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके सभी फ्रेंड्स के पास में शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो उतना ही जल्दी आएगा। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी मैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करूँगा। लास्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या पूछा गया है कि जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है।
यानी कि यदि मैं n को किससे विभाजित करूँ 6 से, तो हमें शेष कितना मिलता है, हमें मिलता है 4। तो फ्रेंड्स इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि n इज इक्वल टू 6 इंटू इसका क्या यहाँ पर होगा फ्रेंड्स, भागफल होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, भागफल की मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारा शेषफल होता है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यानी कि जिस संख्या को भाग देते हैं वो संख्या बराबर किससे होती है, जिससे भाग किया जाता है, और भागफल की मल्टीप्लाई प्लस शेषफल होता है। ये हम प्रिय यानी कि बहुत ही बेसिक कक्षाओं में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, एक स्टेट दिया हुआ है, स्टेटमेंट कि n को 6 से विभाजित किया जाता है। तो अभी आप समझ सकते हो कि यहाँ पर भागफल की जगह मैं क्या रखूँ जिससे कि 6 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर यदि मैं भागफल की जगह 1 रखता हूँ तो फ्रेंड्स आप देखेंगे 6 और 4 क्या हो जाएगा हमारा, 6 और यहाँ पर 4 होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कि इसके गुणक को n का मान ज्ञात हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको इस तरह से करना चाहूँगा इसको। तो फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि n इजगल टू 6 इंटू भागफल प्लस 4, भागफल प्लस 4। तो मैंने अभी भी आपको बताया है कि यदि मैं भागफल की जगह ऐसी संख्या रखूं जिससे कि वो 6 से डिवाइड हो जाए और साथ में भागफल शेषफल कितना बचे, 4। तो यदि मैं यहाँ पर भागफल की जगह 1 रख देता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हो गया फ्रेंड्स 10, और 10 को जब 6 से मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेगा शेषफल कितना, 4। तो इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखना है कि n की वैल्यू 10 हो गई तो 3n की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 10 यानी कि क्या होगी फ्रेंड्स 30। अब 30 को किससे डिवाइड करना है, 6 से, कि 30 को किससे डिवाइड करना है, 6 से। तो 6 से डिवाइड करने पर ये पूछ रहा है कि कितना शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर यदि मैं 30 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा यहाँ पर पूरा पूरा कट जाता है कि मेरा कोई भी शेषफल प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेषफल की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। क्योंकि जब भी 30 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेषफल उसमें क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने 30 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी समझ आ गए होंगे। आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही कर पाए हैं तो वो स्कोर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, यदि आपने इससे पहले प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स का सॉल्यूशन यानी कि वीडियो सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप अपनी स्क्रीन को टच करके टॉप राइट कॉर्नर पर आपको इस टाइप का एक आई का बटन दिखाई देगा, उस आई के बटन को प्रेस करके आप इससे पहले की सभी वीडियोस को देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।